सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि भारत का पहला एक्वा पार्क ये कहां पर स्थापित होगा? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत का ये पहला एक्वा पार्क या आप इसे फिश म्यूजियम भी कह दें, ये स्थापित होगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भी कहां पे? अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में। और इसका उद्देश्य क्या होगा? नीली क्रांति को बढ़ावा देना। यहाँ पे राज्य की सभी प्रकार की मछली प्रजातियां होंगी और ये मछुआरों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करेगा। आपको बता दूं, इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बनाया जा रहा है। अब एक प्रश्न आपके मन में उठ सकता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसे कब लॉन्च किया गया था? तो आंसर होगा 2019 में, जिसका उद्देश्य क्या है? देश में एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचा स्थापित करना। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क ये कहाँ पे बना है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि आर्ट पार्क ये कहाँ पे लॉन्च हुआ, तो आंसर होगा बेंगलुरु में। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे बनेगा, तो आंसर होगा दिल्ली में। और अभी इटली ने भारत में किस जगह पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया था, तो आंसर होगा गुजरात में। भारत का पहला जेंडर पार्क ये आपको मिलेगा केरल के कोझिकोड में। और देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क कहां पे खोला गया, तो आंसर होगा हैदराबाद में। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहां पे खुला, तो आंसर होगा उत्तराखंड में। और आपको याद है, भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये कहां पे खोला गया था, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। ये प्रश्न अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। अब लेकिन बात यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की भी हो रही है, तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। देखो, इसकी कैपिटल ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और गवर्नर कौन है? BD मिश्रा हैं। आपको याद है अभी अरुणाचल प्रदेश में एक मिलिट्री स्टेशन का नाम देश के पहले CDS, आपको याद है अभी अरुणाचल प्रदेश में मिलिट्री स्टेशन का नाम देश के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि बिपिन रावत जी के नाम पे रखा गया था। चलो, आप तो ये प्रश्न का उत्तर दो, एक होमवर्क प्रश्न है। अभी देश के हमारे दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने, ये बताओ। वैसे अरुणाचल प्रदेश के राज्य तितली घोषित किया गया था केसर ए हिंद को। और पूछे कि भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार कहां पे मिले, तो अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि भारत में जितना भी ग्रेफाइट है उसका 35% केवल आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। सेला सुरंग आपसे पूछ ले, बोमडिला दर्रा पूछ ले, या पक्के टाइगर रिजर्व, ये आपको मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखना इतना, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, वे क्या थी? तो आंसर होगा सामाजिक कार्यकर्ता थी। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता कौन? इलाबेन भट्ट, जिनका भी 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे स्वरोजगार महिला संघ सेवा की संस्थापक थी। उन्हें 1977 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1984 में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार और 2010 में निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1986 में उन्हें गुजरात की गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था। वे 2016 से साबरमती आश्रम की चेयरपर्सन भी थी। उन्होंने राज्यसभा सांसद और विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के सलाहकार के रूप में भी काम किया था। उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने में अहम भूमिका निभाई, साथ ही कई मुहिम के जरिए महिला अधिकारों के लिए लड़ाई भी लड़ी। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, नाम था इलाबेन भट्ट। इनका भी निधन हो गया। और निधन की बात है तो अभी कुछ लेटेस्ट नाम आपको याद दिलाऊं, जैसे कि अभी देश के स्टील मैन के नाम से मशहूर थे जमशेद जे ईरानी, इनका भी निधन हो गया। और उनके पहले अभी दुनिया के सबसे गंदे आदमी कहे जाने वाले अमो हाजी का भी निधन हो गया, वे ईरान से थे। पाकिस्तान के परमाणु बम जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर का निधन हो गया। BK सिंघल का निधन हो गया। वो क्या थे? भारतीय इंटरनेट के जनक कहे जाते थे वो। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्र महिला आयोग की पहली अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम था जयंती पटनायक। पौंड मैन के नाम से मशहूर थे कलमाने कामेगौड़ा, इनका भी निधन हो गया, ये कर्नाटक से थे। 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे सुशोभन बंदोपाध्याय, उनका निधन हो गया। कन्नड़ के कबीर के नाम से फेमस थे इब्राहिम सुतार, उनका निधन हो गया। और भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक, इंडियन PSUs के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के फादर कहे जाते थे डॉक्टर V कृष्णमूर्ति, उनका निधन हो गया।
तो ये कुछ लेटेस्ट नाम अभी न्यूज में थे, ऑबिचुरी सेक्शन में हमने पढ़े, निधन हो गए, याद रखना इनको भी। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व ये कौन सा बना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताता हूं। तो इसका तो उत्तर होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। अब इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्यों बोला, क्योंकि अभी तक हमने कई बार पढ़ा है जो हमारा 53वें नंबर का जो टाइगर रिजर्व होगा वो है छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। आप सभी को यही याद है। और हमने क्या, जहां कहीं भी आप पढ़ते होंगे सबने आपको यही पढ़ाया होगा। मतलब भारत का 53वां टाइगर रिजर्व इसी को बनना था। इससे पहले 52वां 52 नंबर का कौन सा बना था? राजस्थान के बूंदीगढ़ में जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है उसे भारत का 52वां नंबर का टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और फिर 53वां नंबर का बनना था ये गुरु घासीदास जो कि है छत्तीसगढ़ में। लेकिन अभी उससे पहले ही खेला हो गया। क्या खेला हो गया? अभी उत्तर प्रदेश के ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है इसको सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। उस गुरु घासीदास वाले को मंजूरी नहीं मिली, मंजूरी पहले इसको मिल गई। तो अब हम क्या बोलेंगे कि भारत का 53वें नंबर का टाइगर रिजर्व ये कौन सा है? ये है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। वैसे तो गुरु घासीदास ये भी टाइगर रिजर्व बनेगा ऑफिशियली, जब इसको सरकार की तरफ से फाइनल मंजूरी मिल जाएगी बनेगा तो ये भी। लेकिन कौन से नंबर का बनेगा ये हम अभी नहीं कह सकते। मान लो अभी मैं कह दूं कि अच्छा अब वो 54 नंबर का बनेगा, लेकिन सरकार किसी और दूसरे को मंजूरी पहले दे दे तो 54 नंबर का वो बन जाए। तो कहने की बात यह है वन लाइन में, अब आपको याद रखना है 53 नंबर का जो हमारा टाइगर रिजर्व है वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां पे? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जिले में है ये। और ये देश का तो 53वां है और उत्तर प्रदेश का ये चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के पास 3 टाइगर रिजर्व थे, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और अब ये चौथा हो गया रानीपुर टाइगर रिजर्व। वैसे बात करें भारत में कितने टाइगर हैं? 2967। ये हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बाघ जनगणना 2018 के अनुसार। सबसे ज्यादा टाइगर स्टेट किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने? 526। उससे 2 कम कर्नाटक में बताए गए 524। अब आपके शायद मन में भी आ सकता है कि ये रानीपुर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको टाइगर रिजर्व क्यों बना दिया, ऐसी क्या बात हो गई? वैसे ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना है उसके कारण ये सब हो रहा है। केन नदी और बेतवा नदी दोनों को जोड़ा जाएगा और इनके बीच में एक टाइगर रिजर्व आता है, पन्ना टाइगर रिजर्व। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो पन्ना टाइगर रिजर्व का बहुत सारा भाग है जो पानी में जलमग्न हो जाएगा, डूब जाएगा। जब वो पानी में डूब जाएगा तो इसके जो बाघ है वो भाग भाग के जाएंगे। अगर वो उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं तो फिर वो किधर जाएंगे? वो इस रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में जाएंगे, इसलिए इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया इधर। और अगर वो इधर नहीं आए तो फिर वो किधर भाग के जाएंगे? वो मध्य प्रदेश की तरफ भाग के जाएंगे। इसीलिए भी हमने पढ़ा भी था कि मध्य प्रदेश में भी एक और टाइगर रिजर्व बनेगा, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अब वो कौन से नंबर का बनता है वो भी देखना बाकी है। अभी 53 नंबर का तो आप याद रखो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बना है उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व। वैसे हम टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश साकला को कहते हैं। ये राजस्थान में है, मतलब ये राजस्थान से हैं। अच्छा, वैसे हमारा टाइगर की संख्या को डबल करने का लक्ष्य कब का है? 2022 का है। लेकिन समय से पहले डबल कर लिया किसने? तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने, इसलिए उसको TX2 अवार्ड मिला था। उससे पहले उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को भी ये अवार्ड मिला था। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक और अच्छा काम हुआ अभी कि उत्तर प्रदेश का दूसरा और भारत का 33वां जो एलिफेंट रिजर्व है वो कौन सा बना? तराई एलिफेंट रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व तो 53rd नंबर का और एलिफेंट रिजर्व 33rd नंबर का, ये दोनों आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, ये याद रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा रेने नाबा ने। तो फ्रांसीसी लेखक है रेने नाबा। इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। तो इस बुक में उन्होंने परमाणु आपातकाल और दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ से उत्पन्न खतरे पर चर्चा की है। रेने नाबा ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म के उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले भी इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पाक
फेसिंग द चैलेंज ऑफ द पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड। और अभी इन्होंने ये न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नाम की बुक लिखी है, नाम याद रखना, रेने नाबा। अभी आपको याद होगा बॉब डायलन, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। सोजर्ड मारिजने ने विल पावर नाम से बुक लिखी है। और रस्किन बॉन्ड लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नाम की बुक इन्होंने लिखी थी। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, केंद्र सतर्कता आयोग यानी कि चीफ विजिलेंस कमीशन, ये 31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक इसने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया। इसकी थीम आपसे पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। तो केंद्र सतर्कता आयोग ये हर साल उस सप्ताह के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाता है, जिसमें 31 अक्टूबर यानी भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती आती है। तो 2022 में इसे 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक मनाया गया। किसे? सतर्कता जागरूकता सप्ताह को। और आपको बता दूं, केंद्र सतर्कता आयोग इसे सरकारी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए बनाया गया था 1964 में। वर्तमान में हमारे केंद्र सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है? तो आंसर होगा सुरेश एन पटेल। ये नया अपॉइंटमेंट है, याद रखना। पहले केंद्र सतर्कता आयुक्त कौन थे? ये भी तो प्रश्न बन सकता है। तो आंसर होगा एन श्रीनिवास राव। याद रखना ये। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है नवंबर 2022 को किस देश के पूर्व अमेरिकी सेनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में मरणोपरांत पूर्व अमेरिकी सेनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया। उन्हें बांग्लादेश की मुक्ति में उनके योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया। कैनेडी इन्होंने युद्ध के अंत तक पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य और आर्थिक सहायता को रोकने के लिए कई कदम उठाए थे और उसी के लिए इनको ये सम्मान मिला। बात बांग्लादेश की है यहाँ पे, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। आपने कहा बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, यहीं पे बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। करेंसी इसकी टका है, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अभी आपको याद होगा जो वुमेन्स एशिया कप है वो बांग्लादेश में हुए थे, उसको भारत ने जीता है श्रीलंका को हरा करके। और जो पुरुषों का एशिया कप था वो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, उसको श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। अभी भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर उच्चायुक्त बने थे मुस्तफिजुर रहमान नाम है। और वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन ये हुआ था बांग्लादेश में। अच्छा, बांग्लादेश का सबसे लंबा पुल का भी उद्घाटन किया गया था जिसकी लंबाई 6.15 मीटर। ये किस नदी पर है? पद्मा नदी पर है, इसका नाम भी है पद्मा पुल। और बांग्लादेश के यूनाइटेड नेशन में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है रबाब फातिमा, उन्हें अभी अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन बनाया गया। उसके अलावा बांग्लादेश के शिक्षक चैरिटी है विद्यानंदो, उसके संस्थापक हैं किशोर कुमार दास, उनको कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अभी IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार 2021 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश ये बांग्लादेश था, भारत 5वें स्थान पे था इसमें। और वैसे बांग्लादेश के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? हम मेनामती मैत्री एक्सरसाइज करते हैं, संप्रीति अभ्यास करते हैं, बोंगो सागर एक्सरसाइज भी करते हैं। और याद रखना भारत और बांग्लादेश ये 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में बना रहे हैं। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, मानगढ़ धाम ये किस राज्य में स्थित है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2022 को राजस्थान के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। इसके बारे में आपको बताऊं तो 1913 में ब्रिटिश सेना के द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों के लिए एक स्मारक है ये, जो कि गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। और इसी स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक अभी घोषित किया गया। एक्चुअली ये बात है 17 नवंबर 1913 की, जब मानगढ़ में ब्रिटिश राज के खिलाफ आदिवासियों और वनवासियों की सभा का नेतृत्व किया था किसने? समाज सुधारक गोविंद गिरी ने। तब अंग्रेजों ने इन पे गोलियां चलाई थी और इस नरसंहार को आदिवासी जलियांवाला भी कहा जाता है। जलियांवाला हत्याकांड तो बताया ना आपको कब और कहां पे हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा दिल्ली में जो अनंग ताल झील है उसको भी अभी राष्ट्र महत्व का स्मारक घोषित किया गया।
अब बात तो यहाँ पे राजस्थान की हुई है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसको पिंक सिटी भी बोलते हैं, और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला। और विश्व का तीसरा और देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये यहीं पे बनेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। अच्छा, वैसे अभी राजस्थान के पुलिस महानिदेशक कौन बने, तो आंसर होगा उमेश मिश्रा। और राजस्थान में आपको मिलेगी स्टेच्यू ऑफ बिलीफ, जो कि भगवान शिव जी की मूर्ति है, 369 फीट ऊंची है, 112 मीटर ऊंची। कहाँ पे बनी है, राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथ द्वार में। अभी भारत और ओमान के बीच में जो एक एक्सरसाइज हुआ था ना, ईस्टर्न ब्रिज नाम का एक्सरसाइज, वो राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। और उससे पहले अल नजहा नाम का एक्सरसाइज, वो भी राजस्थान में हुआ। याद रखना, सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य राजस्थान है। उस योजना का नाम चिरंजीवी योजना है, लेकिन अभी इसमें बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया गया। और भारत का पहला महिलाओं के द्वारा संचालित सहकारी बैंक ये राजस्थान में खुलेगा, जिसका नाम होगा राजस्थान महिला निधि। अभी गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल भी यहाँ पे शुरू हुआ था। जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने कोटा में सुपोषित मां अभियान 2.0 को भी फिर से शुरू किया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, नवंबर 2022 में 41वें शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह शहर के शासक शेख सुल्तान अल कासिमी ने 1 नवंबर 2022 को 41वें शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया, जिसकी थीम क्या है, स्प्रेड द वर्ल्ड। और इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर रहा इटली, ये भी याद रखना। और इसमें भारत की ओर से सूचना व प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग ने भी हिस्सा लिया। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा, इस साल के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि किसे 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया था, तो मैक्सिको का शहर ग्वाडलाजारा को। और जो पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 हुआ था अप्रैल के महीने में, उसमें भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया था। तो ये भी आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, नवंबर 2022 में कौन सा राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, तो आंसर होगा केरल। तो केरल 25 से लेकर 28 नवंबर 2022 तक ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जो सबसे बड़ी साइकिलिंग टूर्नामेंटों में से एक है। तो इसे पहली बार दिल्ली से बाहर आयोजित किया जा रहा है। इसमें एशिया के 25 से ज्यादा देशों के लगभग 200 साइकिल चालक हिस्सा ले रहे हैं। तो ये भी आप याद रखना, कहाँ पे होंगे ये, केरल में। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक 2022 का आयोजन ये कब किया गया, तो आंसर होगा 1 से लेकर 5 नवंबर। तो जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक 2022 की शुरुआत की हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ, 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, ग्रेटर नोएडा यूपी से। इसकी थीम है सतत विकास और समानता। बाकी द्रौपदी मुर्मू आप जानते ही हो, पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट है हमारी। ये उड़ीसा से बिलोंग करती है, वैसे झारखंड की ये गवर्नर रह चुकी है। और इस बार प्रेसिडेंट बनने के लिए इन्होंने किनको हराया था, यशवंत सिन्हा को हराया था। और जल से आपको याद आएगा, जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था, जिसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर नल कनेक्शन देना। वर्ल्ड वाटर डे हम 22 मार्च को मनाते हैं। जल शक्ति मंत्री हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत है। और बताओ, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना था, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। पहला राज्य गोवा बना था। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि अभी अंडर 17 फीफा विश्व कप का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा स्पेन ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। बाकी अगर कोई आप में से इसको पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दो, आपकी जो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन है वहाँ पे 2 तरह की क्विज डेली अपलोड होती है। मॉर्निंग में डेली टॉप 10 स्टैटिक प्रश्न आपके अपलोड होते हैं क्विज की फॉर्म में, MCQ की फॉर्म में। और शाम को टॉप 10 साइंस के क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, और वो सभी वही क्वेश्चन होते हैं जो आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हो। तो उनको लगाओ, प्रैक्टिस करते रहो, अपना स्कोर बढ़ाते रहो। और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करते रहो। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।